मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के हिस्ट्री दिखाते हुए। जब ब्रिटिशर्स का राज खत्म होने के कगार पर आ चुका था, तब हर तरफ देश में खुशियां फैली हुई थी। लोग उन सभी फ्रीडम फाइटर्स और राजाओं के बलिदान को याद कर रहे थे, जिनकी वजह से वो अब भी अपने कल्चर में जिंदा थे। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा जैसे कई भाषाओं के लोगों ने ऐसा समय देखा जिसे सोचना भी दिल दहला देगा। हालांकि पूरे देश में वो टॉर्चर का समय खत्म हो चुका था, लेकिन अब भी कई जगह थी जहाँ के लोग एक अलग ही नरक में जी रहे थे, जिसमें से एक है हैदराबाद। हैदराबाद में काफी समय से निजामों का राज चला आ रहा था, और जब छठवें निजाम महबूब अली खान हैदराबाद पर राज कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। सभी लोगों को अपने धर्म को फॉलो करने का मौका मिल रहा था और सभी अपने कल्चर को खुलेआम मना सकते थे। पर लोगों के लिए ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जब महबूब अली खान की मौत हुई और सातवें निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद को संभालना शुरू किया, जिसका ये मानना था कि वो अल्लाह का सेवक है और उसके हिसाब से उसे इस्लाम की रक्षा के लिए धरती पर भेजा गया है। जहां उसके मन में इस्लाम की रक्षा का मतलब था कि हैदराबाद में सिर्फ इस्लामियत फैली रहेगी, और इसके लिए उसने अपनी एक फौज भी बनाई थी जिसका नाम था रजाकार, जिसे इंसान के नाम पर एक जानवर संभालता है, और उसका नाम है कासिम रजवी। कासिम का टॉर्चर किसी इंसान के लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल था। उसने हर जगहों पर धार्मिक स्थल तोड़कर मस्जिदें बनाई, 12,000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया, जिसके साथ निजाम ने भी हर जगहों के नाम इस्लाम से जुड़े हुए नामों पर रख दिए। कासिम के टॉर्चर का एक एग्जाम्पल हमें शुरुआत में ही देखने को मिलता है, जहां कुछ लोग मिलकर निजाम और ब्रिटिशर्स के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि अब भी ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत से गए नहीं थे कि तभी वहां पर कासिम आ जाता है और वहां खड़े सभी लोगों के गले में रस्सी डालकर उन्हें घसीटते हुए नजदीक के पेड़ पर सभी को जिंदा लटका देता है, जिसे देखने से सभी की रूह कांप जाती थी। ऐसा नजारा था वो, जहां एक एक लटका हुआ इंसान दर्द से तड़पते हुए मारा जाता है। जिसके बाद हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को निजाम से मिलते आते हुए देखते हैं, जहां दोनों की बातों के दौरान वो ऑफिसर निजाम से कहता है कि सरदार पटेल जी ने आपको यानी कि हैदराबाद को भी भारत में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। जवाब में निजाम कहता है कि ऐसा ही प्रस्ताव हमें पाकिस्तान से भी आया है, पर मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। हाँ, पर जिस बारे में मैंने सोचा है वो ये है कि आगे जाकर हैदराबाद खुद में एक इस्लामिक देश बनेगा और इसका नाम होगा तुर्किस्तान। जिसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि पूरे देश को आजादी मिल चुकी है और पूरे देश में तिरंगे को लहराया जा रहा है, पर हैदराबाद में कुछ और ही हो रहा होता है। जब एक आदमी तिरंगे को लहराने की कोशिश करता है तो उसे वहीं मारते हुए उसके सिर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री है। आगे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखते हैं, जो पूरे देश की आजादी को देख बहुत खुश होते हैं, पर तभी उनका एक एडवाइजर आकर उनसे कहता है कि हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र कह दिया है और भारत में मिलाने से मना कर दिया है। जवाब में पटेल जी कहते हैं कि हैदराबाद में लगभग 90% हिंदू रहते हैं और अगर वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ये तो खतरे की बात हो सकती है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान बनाने के समय भी हुआ था और फिर हमने भारत का हिसाब देते हुए पाकिस्तान बना दिया, पर अब ऐसा वापस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ निजाम इस बात को समझ जाता है कि हैदराबाद के अंदर रह रहे लोग हैं ना, वो कभी ना कभी तो भारत से जुड़ने की मांग जरूर करेंगे और इसके लिए वो बगावत भी कर सकते हैं, जिस वजह से निजाम सभी लोगों पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह। वो ऑर्डर देता है कि सभी जगह मस्जिद बनवाना शुरू कर दो, हर एक के घर पर इस्लामिक फ्लैग होना चाहिए, साथ ही हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं को मिटा दो, लोग बस अरबी और उर्दू भाषा ही बोलेंगे। जिसके बाद कासिम अपने रजाकार के साथ एक गांव पहुंचता है, जहां वो एक टीचर को अपने बच्चों को तमिल या तेलुगु सिखाते हुए देखता है, जिसको देखकर कासिम उस टीचर को वहीं मारने लगता है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को मारकर उसके खून से वहां उर्दू लिखने लगता है। जिसके बाद तो वो उस टीचर को और दर्दनाक तरीके से मारता है और साथ ही वहां पर पढ़ रहे सभी बच्चों को दर्दनाक मौत देता है। जो बच्चा पेड़ पर चढ़ गया उन्हें पेड़ से गिरा कर मारा जाता है। जो बच्चे भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नीचे गिर पड़े उसे बड़े बड़े पत्थरों से कुचल कर मार दिया जाता है और सभी को कह दिया जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही भाषा सिखाई जाएगी और वो है उर्दू। पर दोस्तों ये टॉर्चर सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, बल्कि एक जन्मे हुए बच्चे के लिए भी होता है, जहां एक माँ अपने बच्चे को खुद से ही मार देती है क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई थी और उस माँ को याद था कि ये बुरे लोग बेटियों के साथ कितना घिनौना काम करते हैं। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब उसकी माँ से एक रजाकार बच्चा पैदा होने पर टैक्स लेने आता है, पर जब वो माँ कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, तब वो रजाकार बच्चे मरने पर भी दोस्तों टैक्स मांगता है। ये सारे अत्याचारों की कहानी पटेल जी तक पहुंच रही होती है और वो अपने लोगों से कहते हैं कि ये हम सह नहीं सकते, हमें अगले 3 महीने में हैदराबाद को भारत में मिलाना होगा कैसे भी करके। जिसके बाद हम हैदराबाद के गाँव में इलामा नाम की एक औरत को देखते हैं, जो अपनी की भी खेती में निजाम के लोगों को फ्री में हिस्सा देने से मना कर देती है, क्योंकि उस पूरी खेती में उसकी मेहनत और पैसे लगे थे। जिसके बाद निजाम का वो आदमी इलामा को मारने जाता है, पर तभी वहां पर नरसिम्हा रेड्डी आकर उसे बचा लेता है और साथ ही निजाम के जमींदार को भी मारता है। हालांकि नरसिम्हा रेड्डी खुद भी निजाम के अंडर ही काम करता है, पर उसे गरीबों पर हो रहे अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं आते। आगे जब वो जमींदार ये बात कासिम को बताता है
तब कासिम पुलिस की मदद से रेड्डी और उसके लोगों को पकड़ लेता है और पूरे समय बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उन्हें उसी गांव में लेकर कहता है कि इस नरसिम्हा रेड्डी ने कहा था कि यहाँ से 60 किलोमीटर तक जिसकी भी मदद की आवाज मैं सुनूंगा उसकी मदद करने जाऊंगा, पर क्या हो अगर ये सुनना ही बंद कर दे। इसके बाद कासिम अपने लोगों से नरसिम्हा रेड्डी के कानों में पत्थर डालकर उसे बहरा कर देने के लिए कह देता है और ऐसा करने के बाद नरसिम्हा रेड्डी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो लोग इलामा के साथ खेती कर रहे होते हैं उन्हें भी पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है और फिर नीचे से भूसे में आग लगाकर उन सभी को जिंदा जला दिया जाता है। और इससे निजाम ये बताना चाहता है कि कोई भी मेरे खिलाफ गया उसका यही हाल होगा। अब हैदराबाद में इस तरह जो अत्याचार हो रहे थे उन सब के बारे में पटेल जी को पता चल रहा था और वो फैसला करते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू जी से बात करके इसका हल निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एक और टॉर्चर का भयानक रूप देखते हैं जहां रजाकार एक गांव में घुसते हैं और वहां के सभी लोगों को मुसलमान बन जाने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि मुसलमान बन जाओगे तो खुशी से रहोगे, सभी को नौकरियां मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना हर एक दिन एक आदमी की मौत होगी और हर घंटे में एक औरत की इज्जत लूटी जाएगी। इतना कहकर वो रजाकार वहां खड़ी औरत के कपड़े फाड़ने लग जाता है और उन्हीं सभी लोगों के सामने ही बेइज्जती करके उसकी इज्जत लूटता है। साथ ही वहां के बच्चों को मारना भी दोस्तों शुरू कर दिया जाता है और मर्दों के साथ जो टॉर्चर किया जाता है ना, उन्हें बोल पाना भी बहुत मुश्किल है। एक तरह से सभी गांव वालों को वहीं खड़े खड़े नरक दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद तो कई लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है और बाकी लोगों को कल तक का समय दिया जाता है ताकि वो खुद आकर मुसलमान एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद रजाकार जब वहां से जा रहे होते हैं तब वो गांव वालों की गाय भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो उन्हें भी मार कर खा ले। और उसी गांव में कुछ पहलवान हिंदू थे जिन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उस रात जो सभी मुसलमान बने थे उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आते हैं। पर अगले दिन जब रजाकार ये देखते हैं तो उनका गुस्सा फूट जाता है। अब वो किसी गांव वाले को मुसलमान बनने के बारे में सोचना बंद करके सभी गांव वालों को वहीं पर मारने लगते हैं और किसी को जलाकर तो किसी को शूट करके सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आगे हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए एक बड़े टावर के सामने कई हिंदू पंडित पूजा हवन करना शुरू कर देते हैं ताकि हिंदू कन्वर्ट ना करें खुद को और धर्म ना छोड़े। पर जैसे रजाकारों की नजर वहां भी पड़ती है वहां भी दोस्तों कत्लेआम शुरू हो जाता है। ये सभी बातें पटेल जी तक पहुंच रही थी और अब इन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से पटेल जी नेहरू जी के पास मदद मांगने के लिए गए ताकि इंडियन आर्मी हैदराबाद को इंडिया में मिला पाए और ये सारे टॉर्चर खत्म हो जाए। पर नेहरू जी हैदराबाद पर हमला करने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हैदराबाद निजाम के अंडर है और वो उनकी राय है कि वो हमारे साथ मिलना नहीं चाहते। अगर हमने जबरदस्ती की तो पाकिस्तान जैसा ही हाल यहाँ हो जाएगा। और रही बात टॉर्चर की तो ये तो कही सुनाई बात है, इसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ सच में हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है या फिर नहीं। ये बातें सुनकर पटेल जी निराश होकर चले जाते हैं। इसके बाद पटेल जी के एडवाइजर के पास एक आदमी आता है जिसने खुद अपने सामने हैदराबाद में हिंदुओं के साथ हो रहे टॉर्चर को देखा था। वो आदमी ऐसा ही एक भयानक टॉर्चर बताते हुए कहता है कि उस रात ढेरों हिंदू मर्द और औरतें देवी माँ को याद करते करते अपना त्योहार मना रहे थे कि तभी वहां पर रजाकार आ गए और पल भर की बात थी, सभी औरतों के पतियों को वहीं उनके सामने मार दिया गया। जिसके बाद उन औरत के कपड़े निकलवा दिए जाते हैं और फिर उन्हें बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहा गया। कुछ देर तक वो औरतें वैसा ही करती, पर जब रजाकार वहां से जाने लगते तब वो उन औरतों को सूखी घास के ढेर में डालकर उस घास में आग लगा देते, जिससे आग में लिपटी हुई सभी औरतें जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। पर अंत में क्या हुआ, सभी औरतों की दर्दनाक मौत। ये सुनकर एडवाइजर को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि ऐसा सच में हो रहा है क्या। वो कहने लगते हैं कि उन्हें इंसान और जानवरों के बीच फर्क नहीं पता क्या, कि एक इंसान के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है, उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची क्या। इन सभी बातों से इन लोगों की बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी कि ये कितने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां से कोई ऑफिशियल खबर ही नहीं आ रही है। और इसका एक कारण है कि हैदराबाद के सभी न्यूज़पेपर्स निजाम के अंडर हैं, इसीलिए वो उसमें अपने खिलाफ कुछ भी लिखने नहीं देता। आगे हम एक और हैवानियत देख पाते हैं जहां गांव में एक बच्ची अभी अभी मैच्योर हुई होती है और उसे पीरियड्स आए होते हैं और देश के कई जगहों पर लड़की के पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस वजह से उस बच्चे के घर वाले और वहां के सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक रजाकार आ जाता है और उस बच्चे को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब ये बच्ची नहीं रही। तभी सभी गांव वाले उस रजाकार से उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर जब वो उनकी बात नहीं सुनता तो उस रजाकार को सभी लोग मिलकर बहुत मारते हैं और वो वहां से भागते हुए कहता है कि मैं कुछ ही देर में इस पूरे गांव को राख कर दूंगा, देखना तुम। जिसके बाद कुछ देर में कासिम ढेरों रजाकार को लेकर गांव पहुंचता है और सबसे पहले वहां के सभी मर्दों को मार देता है और अपने लोगों से कहता है कि अब यहाँ की औरतों के पति जिंदा नहीं है, यानी कि अब ये औरतें तुम्हारी ही पत्नी है,
जाओ जो करना है कर लो इनके साथ। इसके बाद जिस बच्ची के लिए इतना सब कुछ हुआ होता है उसे भी कैद में लेकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं ये लोग। अब ऐसी जो भी घटना पूरे हैदराबाद में होती है उस बारे में एक पत्रकार अपने न्यूज़पेपर में लिखता है और फिर ये न्यूज़पेपर हैदराबाद से बाहर कई जगहों पर जाते हैं, जिनसे अब कई लोगों को हिंदुत्व पर हो रहे टॉर्चर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही ये न्यूज़पेपर पटेल जी के पास पहुंच जाता है और अब उनके पास एक प्रॉपर प्रूफ है कि हैदराबाद में क्या घिनौनी हरकत हो रही है। आगे इस न्यूज़पेपर के बारे में जैसे कासिम को पता चलता है वो वहां रह रहे सभी मुसलमानों को इकट्ठा करता है और उन्हें भड़काने वाली बातें कहता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ तो रह रहे लेकिन हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं और हमारे निजाम के खिलाफ लिख रहे हैं। कौन है वो? हमें जल्द से जल्द उन लोगों को काटना होगा जो निजाम के खिलाफ लिख रहे हैं। ये बातें सुनकर कई रजाकार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उस पत्रकार के पास पहुंचते हैं जिसने नाजिम के खिलाफ लिखा था। हालांकि वो पत्रकार जो खुद मुस्लिम ही था वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर समझाया तो इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। इसी वजह से वो रजाकार पहले उस पत्रकार के हाथ काट देते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि इसे भी शायद पत्रकार नहीं समझेगा तो वो उसका गला काट देते हैं। साथ ही जो उस पत्रकार का भाई होता है उसके साथ भी वही किया जाता है ताकि वो भी कभी कुछ ऐसा लिखने की हिम्मत ना कर पाए। इन सब चीजों को होते हुए देखकर तीन हिंदू भाई एक प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें इस टॉर्चर को खत्म करना है तो उन्हें निजाम को मार डालना होगा, जिसके लिए कई दिनों की प्लानिंग करके तीनों मुसलमानों का भेष बनाते हैं ताकि वो निजाम के करीब जा पाए। और फिर जैसे एक दिन तीनों को मौका मिलता है उनमें से एक निजाम के ऊपर बॉम्ब फेंकता है, जो बॉम्ब बिल्कुल सही जगह पर गिरता नहीं और निजाम बच जाता है। हालांकि उस वक्त वहां खड़े सभी लोग ये देख लेते हैं कि बॉम्ब किसने फेंका था, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस आदमी को मारने लगते हैं और बस वही आदमी उस हमले में पकड़ा जाता है और उसके दो हिंदू भाई वहां से बच जाते हैं। जिसके बाद उस आदमी को कासिम के पास लेकर जाया जाता है, जहां उसे घंटों तक मारने के बाद उसके कपड़े निकाल कर पता किया जाता है कि यह आदमी है कौन। तो वो आदमी हिंदू होता है और बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से उस आदमी को बहुत प्यास लग रही होती है। इसके बाद तो वहां खड़े सभी लोग एक मटके में पेशाब करके आदमी को जबरदस्ती पिला देते हैं और फिर गला काट कर उसे मार दिया जाता है। पर इससे कासिम ये बात समझ जाता है कि हिंदू अब शांत नहीं रहने वाले और वो किसी भी वक्त बड़ी बगावत कर सकते हैं। इसी वजह से कासिम इस बात की चेतावनी निजाम को देता है और उनसे कहता है कि हमें जंग के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके बाद निजाम पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देता है और वहां के लीडर से अपने रिलेशन बना लेता है ताकि अगर फ्यूचर में हैदराबाद पर हमला हुआ तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से भारत पर हमला करेगा। इतना ही नहीं, निजाम अपने रजाकार के लिए कई हथियार बाहर देश से भी मंगवाता है और गांव की तरफ से एक पोर्ट को खरीद लेता है ताकि हथियार इंपोर्ट करने में उसे मुश्किल ना हो। और इसी तरह निजाम भारत की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पर निजाम को भी इस बात का अंदाजा था कि भारत की सेना ने उस पर हमला किया तो वो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इसी वजह से कासिम पटेल जी से मिलने जाता है और उनसे बात करके कहता है कि हम अलग देश बनाकर रहना चाहते हैं और प्लीज हमारे बीच मत आइएगा। पटेल जी जवाब देते हैं कि तुम्हारे राज्य के अंदर इस देश के कई लोग रहते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से हैदराबाद तुम्हारा नहीं हो जाता और साथ ही भारत के खिलाफ तुम लोग बगावत कर रहे हो। हमें सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को तुमने हमारे खिलाफ खड़ा करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं, ये भी हमें पता है। ये सब सुनकर कासिम कहता है कि अगर आपने हैदराबाद पर हमला करने की कोशिश की तो वहां रह रहे 2 करोड़ हिंदुओं को हम रातों रात मार देंगे, समझे? तो पटेल जी कहते हैं कि परिवार तो तुम्हारा भी है, तुम्हारे निजाम का भी है, उनका क्या होगा? कासिम गुस्से में चला जाता है। आगे पटेल जी नेहरू जी से बात करते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद पर हमला कर दिया जाए। पर नेहरू जी कुछ अलग ही बात कर रहे होते हैं कि भारत देश ने कभी किसी पर पहला हमला नहीं किया। पटेल जी कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इंतजार करें सामने से कोई पहला वार करे? फिर काफी सोचने समझने के बाद नेहरू जी भी हमला करने के लिए मान जाते हैं और उसी रात इंडियन आर्मी को बुलाकर हैदराबाद पर हमला करने की प्लानिंग शुरू की जाती है। जैसे ये बात निजाम को पता चलती है तो वो रजाकारों के साथ सभी हिंदुओं को मारने निकल जाता है। पर इस वक्त तक हिंदुओं में भी डर खत्म हो चुका था और वो सभी एक साथ रजाकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिससे कई जगहों हजारों रजाकार की मौत हो जाती है और हिंदुओं को इस टॉर्चर से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन ही इंडियन आर्मी हैदराबाद में घुसती है और एक एक करके जहां जहां रजाकार आर्मी पर हमला करने के लिए छुपे होते हैं उन्हें मारना शुरू कर दिया जाता है। इसमें वहां के लोग भी आर्मी की मदद करते हैं और बस कुछ ही घंटों में रजाकार लगभग खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं। साथ ही निजाम को भी अपना अंत सामने दिखने लग जाता है। निजाम पाकिस्तान से तब मदद मांगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत पर हमला करे, पर जो पाकिस्तान भारत का नहीं हुआ वो हैदराबाद का कैसे हो सकता है? पाकिस्तान भारत पर हमला करने से मना कर देता है और कुछ बहाना करके बात को टाल देता है। उस वक्त इंडियन आर्मी सभी रजाकारों को मार देती है और यहाँ तक कि ढेरों मुसलमान भी रजाकारों के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। आखिर में निजाम को भारत सरकार के आगे झुकना ही पड़ता है और खुद की शान बचाने के लिए निजाम रेडियो पे लाइव आकर ये बात कहता है कि अब से हैदराबाद भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार का राज होगा। ये खबर सुनते ही पूरे देश में खुशी का माहौल फैल जाता है कि अब भारत देश
पूरा हो चुका है। सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को धन्यवाद करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से ही आज हैदराबाद भारत का हिस्सा बन पाया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आप अपने विचार रख सकते हैं। मूवी में जो दिखाया गया आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिएगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।